दोस्तों अगले 10 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस दौरान जितने भी आपके सामने टॉपिक और मॉडल पेपर रखे जाएंगे बिल्कुल नए पैटर्न पर होंगे और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक भी मॉक टेस्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। जो पहली प्लेलिस्ट है उसमें आपको आपके सिलेबस के मुताबिक, यानी कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उस पर एक कंप्लीट थ्योरी लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हर टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। और जो दूसरा प्लेलिस्ट है उसमें हर टॉपिक का मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर आपको दिया गया है। अब तक कुल मिला के 31 मॉडल पेपर हो चुके हैं। आपके सामने ये 32वां मॉडल पेपर है। लेकिन दोस्तों होता है ना कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पेन पेपर लेकर आपको बैठना पड़ता है। बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो कि आपको एक बार में याद नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 काम तो करना पड़ेगा। पहला तो ये कि अगर आप इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी मॉक टेस्ट हो, मॉडल पेपर हो, कोई भी लेक्चर हो, उसको एटलीस्ट 2 टाइम जरूर देखें। और दूसरी बात ये, अगर रिवीजन करना चाहते हैं लिखित रूप से तो आप ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड ग्रुप में आपको हर लेक्चर की PDF दे दी जाती है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। आज का यह मॉडल पेपर नंबर 32 होगा। अब तक कुल मिला के 31 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। तो ये आपका 32वां मॉडल पेपर है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल मिला के 30 प्रश्न होने वाले हैं और ये प्रश्न इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आधारित हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास के पहले कुछ प्रश्न, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पिछली बार ये परीक्षा में पूछा गया था। तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। रॉक कट वास्तुकला के लिए, बंदरगाह, डॉकयार्ड के लिए, कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के बर्तन के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताओ। इसका आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, डॉकयार्ड के लिए, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में आपको मिलेगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था और यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का जो प्रमाण भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी तो नहीं था, लिटन भी नहीं था, रिपन भी नहीं था, तो कौन बचा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का गवर्नर जनरल था। ध्यान देना कि विद्रोह के बाद यानी कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था। मुझे लगता है कि इसका उत्तर बहुत सारे लोग जानते होंगे। ऑप्शन में खेड़ा है, बारदोली है, चंपारण है और अहमदाबाद है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था ये बिल्कुल आपको पता होगा, राजकुमार शुक्ला का नाम आएगा और ये मामला जो है 1917 का है और ये चंपारण से जुड़ा हुआ है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में अपना पहला सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर केन उपनिषद। सही आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद में मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन पर एक कंप्लीट लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। आप पहली जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, देख लेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप कर ना पाएँ। बहुत ही सरल तरीके से मात्र 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, जरूर देखिएगा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों, तो ये कब की गई थी, ये 1929 में की गई थी जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब देखो आगे आपका भूगोल।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन कुछ प्रश्न आपको पेपर में भी बहुत ही बेसिक लेवल के देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या है? तो आंसर अगर आपने गेस कर लिया है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये देखिए विंटर प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? ये देखिए आपका मरकरी यानी कि बुध है, और इसके बाद आता है आपका अर्थ, ठीक है ना, सॉरी दूसरे नंबर पर कौन आता है? ये देखिए बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, ये आपकी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है और फिर प्लेटो है। तो दोस्तों इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा है और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। अब आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा तो आपको यही दिखाई दे रहा है, जो कि कौन सा है? तो ये आपका जुपिटर है, दैट इज बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछ रहे हैं, हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन मतलब मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रश्न कठिन कब होता है? जब वो आपको पता नहीं होता है, और सरल कब होता है? जब वो आपको पता होता है। तो यही है अरावली, विकल्प बी, ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करें तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो दोस्तों, दो नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुअरी बनाती हैं। दोनों नदियों के नाम आप रट लीजिए, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर बताइए, गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती में कौन सी नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये दोस्तों है आपका ताप्ती, यानी कि विकल्प डी सही है। दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, आपको पता ही है। ये पूर्व की ओर न बह के पश्चिम की ओर बहती हैं, और डेल्टा के बजाय क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है ना। ज्वार नदमुख भी इसे कहते हैं, ज्वार नदमुख, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रों पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। नाथुला दर्रा ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड में? इसका आंसर बनेगा दोस्तों सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं जो कि आपको भूलने नहीं चाहिए। कौन कौन से? तो ध्यान देना कि एक तो आपका नाथुला हो गया, दूसरा है जेलेपला और तीसरा है डोंकिया दर्रा, एक और है चिवा भजंग। तो ये सारे जो 4 दर्रे हैं ये सिक्किम में ही स्थित हैं। और नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाथुला जो है भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन लेयर की बेसिकली बात हो रही है। और ओजोन लेयर दोस्तों कहाँ पर स्थित होता है? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में, मध्य मंडल मेसोस्फियर या फिर आयनोस्फियर में? सही जवाब इसका विकल्प बी है, जो कि है समताप मंडल, ठीक है ना। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे हर बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, हमारा अर्थ हो गया। जो पहला वाला ये लेयर है ये क्या है? ट्रोपोस्फियर का है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर का, और यहीं पर स्थित है आपकी ओजोन लेयर परत, ठीक है ना, याद रखना। फिर आता है आपका मध्यमंडल मेसोस्फियर, फिर आता है आपका थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इस प्रकार से, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था पर, इंडियन पॉलिटी पर आधारित प्रश्न आ गए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ये PYQ है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग तब भी गलत कर देते हैं। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? पंचायती राज प्रणाली पर एक कंप्लीट लेक्चर आपको मिल चुका है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है लेक्चर वाली उसको ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, जो कि 1993 में लागू हुए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम की याद दिलाता है। लेकिन ध्यान देना कि 26 नवंबर को होता है संविधान दिवस।
तो संविधान दिवस और पंचायती राज दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को, पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल को। और जो संविधान दिवस होता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को लागू हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पर होते हैं, प्रधानमंत्री को तो सौंपेंगे नहीं, तो म्यूचुअल सौंपते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो आंसर बनेगा विकल्प सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 56 में आपको मिलता है। और ये अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आसान से क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है ना, तो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं या फिर 10वीं, आपको पता ही है इसका आंसर ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, जिसमें कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। और मूल संविधान जब बना था तो भाषाएं कितनी थी, तो 14 थी। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता ही है नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इम्पोर्टेंट ये है कि स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बना था नीति आयोग। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हैं। सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आ गए हैं सामान्य विज्ञान पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और एक शेयर भी। तो कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस दोस्तों किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो मैं जितने भी मॉक टेस्ट आपको करवाता हूँ, मॉडल पेपर करवाता हूँ ना, तो कुछ आपको टफ लगते होंगे, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो टफ लेवल के बनाए जाते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहे तो इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न भी मैं लेकर आता हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और सरल भी होते हैं। तो आज का पेपर ऐसा ही है, ये सरल भी है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, मतलब हर तरह से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों कोशिकीय श्वसन होता है और यहाँ ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र मैंने लगा दिया था ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जितने भी विटामिन हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनका जो रासायनिक नाम है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। पहले तो ये बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लगा दी है और इस लिस्ट में आपको कंप्लीट यानी कि हर विटामिन का रासायनिक नाम और डेफिशिएंसी डिजीज़ भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसके अलावा जीरोप्लैथेमिया और बाकी जो संक्रमण है इनका भी खतरा रहता है। बेसिकली आँख से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। विटामिन बी के अंतर्गत पूरी सीरीज है, जैसे कि विटामिन B1, इसको कहते हैं थायमिन, कमी से हो जाएगा आपको बेरी नामक रोग। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3, इसका केमिकल नाम है नियासिन, कमी से क्या होता है, त्वचा पर दाद हो जाती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को, और ये तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। तो विटामिन B6 मतलब पर्याप्त बॉडी में होना चाहिए। और विटामिन B9 ये फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त की कमी, दैट इज एनीमिया। विटामिन B12 इसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से एनीमिया भी होता है, तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी होती हैं। विटामिन सी आपने पढ़ ही लिया था, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, कमी से स्कर्वी नामक रोग, मसूड़ों से खून आना, घाव देरी से भरना आदि होता है। कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को, ये प्राप्त होता है सूर्य की धूप से। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डियों का नरम होना, और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है वयस्कों में। विटामिन E को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, तंत्रिका और मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और विटामिन K इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक, या फिर कहते हैं फाइटोनाइडियोन, तो कुछ भी कह लीजिए, रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। ठीक है, देखो दोस्तों विटामिन ADEK, कौन कौन से, ADEK, ये जो है फैट में घुलनशील है,
बी और सी पानी में घुलनशील है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था पिछली किसी परीक्षा में, मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। संतुलित आहार जिसमें फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज शामिल हो, सभी विटामिनों की पूर्ति करता हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर या फिर वोल्ट? तो दोस्तों हर्ट्ज ये तो आप मापेंगे नहीं, डेसिबल में मापा जाता है। विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वर्ष लगा हुआ है, लोग अक्सर इसे समय का मात्रक मानते हैं, जो कि गलत है। ये दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। आपको पता है ना कि सबसे तेज गति से कौन सी चीज़ चलती है दुनिया में, ब्रह्मांड में? तो वो प्रकाश है। और प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी? अब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो एक वर्ष में कितना जाएगा, अब आप कल्पना करिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी उसे ही कहते हैं लाइट ईयर। ये इसका जो उपयोग है वो खगोलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर है डायलिसिस, ऑप्शन ए। जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तब डायलिसिस करवाते हैं, तो आर्टिफिशियल डायलिसिस होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। 1 अप्रैल 2016-17 कब लागू हुआ था? तो दोस्तों जो जीएसटी लागू हुई थी, यह लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जीएसटी दैट इज वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी को भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। कब? 2016 में। और इससे क्या हुआ? जिसने देश में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की नींव रखी और कई केंद्रीय और राज्य करों का स्थान लिया। हालांकि इसे पेश किया गया था 2014 में संविधान 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अगला है कि जो हरित क्रांति होती है, ग्रीन रिवोल्यूशन, का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति में हमने गेहूँ ज़्यादा पैदा किया था, विकल्प बी करेक्ट है। ये जो हरित क्रांति थी दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि यह 1966-67 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और इसके प्रणेता कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, सही आंसर इसका मुंबई है, ठीक है ना। और ध्यान देना कि RBI की स्थापना होती है 1935 में और 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। तो ये प्रश्न आपको आसान लग सकता है, लेकिन ये व्याख्या कि 1937 में जो RBI है इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता से मुंबई आया था, ये इम्पॉर्टेंट है। आजकल प्रश्न ना वहाँ से बनते हैं जहाँ पर आप पढ़ना बंद करते हैं, तो थोड़ा डीप में पढ़ा करो, ठीक है। और कोई भी प्रश्न सिर्फ ऊपर एक लाइन पढ़ के आसान या कठिन मत बोला करो। अब जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर हैं कौन है? संजय मल्होत्रा है। तो ये भी याद रखिएगा। इनका क्रम कौन सा है बताना ज़रा, कितने लोग जानते हैं? मैं इंडिकेट करता हूँ, 24, 25, 26, 27 में से कोई एक क्रम है इनका। ये बताओ कौन सा क्रम है इनका। अब आ गया है आपका यूपी स्पेशल। चलिए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में जो कुल क्लासिकल डांस हैं उनकी संख्या 8 है। क्या 8 के नाम आपको पता है? बताते हैं आपको, लेकिन बताइए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये कथक है। और ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य में आता है, दैट इज कथक, ठीक है। तो ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। और ये मैं आपको बताऊं तो भरतनाट्यम, इसका संबंध तमिलनाडु से है। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से। कथकली का संबंध दोस्तों केरल से है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से, ओडिशा का ओडिशा से ही, ओडिसी कहते हैं इसे, ओडिसी का ओडिशा से, और मणिपुरी का मणिपुर, और सत्रिया डांस ये होता है असम में, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा एक और मोहिनी अट्टम, ये केरल से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल बता दिया है आपको, और ये PDF आपको मिल जाएगी पेड ग्रुप में, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी जिसमें क्रम लगाने को कहा गया था कि पहला
फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब क्रम की बात आती है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है जिनको याद नहीं रहता है। पहला तो बता देंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूसरा और तीसरा कौन सा है, तो ध्यान देना कि दूसरा है आपका महाराष्ट्र और तीसरा है आपका बिहार, ठीक है ना, याद रखना। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बिहार पर एक कंप्लीट लेक्चर आपका हो चुका है। जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। आप बस वो प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो गाजियाबाद में नहीं है, ये गोंडा में भी नहीं है, रायबरेली में भी नहीं है, तो उन्नाव आपका आंसर है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। इसे अब रीनेम किया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार के नाम से। बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको लग रहा होगा सर ये क्या सवाल हो गया, तो सही है, इसका सवाल तो हो गया 5 जून। लेकिन ये बताइए कि थीम क्या है इसकी, ठीक है। तो दोस्तों थीम इसकी क्या है? एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में है? लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत या सीतापुर? आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर है लखीमपुर खीरी। ध्यान देना कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बाघों के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर बहुत बार गलत होता है। सही जवाब क्या होगा? बिल गेट्स तो है नहीं, बर्नर्स ली इको वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक माना जाता है, ये भी नहीं होंगे। स्टीव जॉब्स भी नहीं, चार्ल्स बेबेज आपका आंसर है। विकल्प बी बिल्कुल आपका सही है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, और ये बताइए कि सबसे नया वाला मंडल कौन सा बना था। तो आपको पता ही है कुल कितने डिवीज़न है, 18 हैं, ठीक है ना। और सबसे नया कौन सा है, तो ध्यान देना कि अलीगढ़ मंडल सबसे नया मंडल डिवीज़न बना है। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, आप ये बताइए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? मुझे पता है आपको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि कल का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन पूछा, देखने को तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। मैं देखता हूँ आज कितने लोग आंसर करते हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है ना, ये फटाफट आंसर करो। और अगर जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग फटाफट हमें जो है 9452252260 पर हेल्प लिखकर भेज सकते हैं। आपको पेड ग्रुप में जुड़ने का सारा तरीका प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद आपका। इसे लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको रेगुलर इसी प्रकार के मॉक टेस्ट मिलते भी रहेंगे। बिकॉज दोस्तों हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है जैसे आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।